माननीय सम्माननीय अध्यक्ष महोदय हिरेन पांडे जी और सम्माननीय महामंत्री जी विनय सिन्हा जी और निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमान सम्माननीय सत्यनारायण जी, वैसे निवर्तमान महामंत्री जी श्रीमान ब्रजेश जी और सारे देश भर के श्रद्धेय कार्यकर्तागण, कार्यकर्ता बंधु और भगिनी। वैसे अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक है, कोई अस्वस्थता भी नहीं है, तो केवल प्रवास के लिए अक्टूबर 10 तक रुकना डॉक्टर साहब बताए कलकत्ता में। अभी एक विशिष्ट परिस्थिति में, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति होने के बाद भी आप लोगों ने अत्यंत कुशलता से तेलंगाना और दिल्ली प्रांत मिलकर इस 19वां त्रैवार्षिक सम्मेलन को यशस्वी बनाया। सबको अभिनंदन है। भाग्यनगर में मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने जिस पद्धति में धन संग्रह के लिए प्रयास किए थे, एक कार्यक्रम में मुझे भी रहने का सौभाग्य मिला। उनका उमंग, उनकी समर्पण, उनकी उत्साह, उनकी तैयारी, वैसा एक बहुत बड़ा प्रेरणादायी था। अभी सम्मेलन के अंत में हम हैं। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों का 100% उपस्थित था और पहली बार जम्मू कश्मीर से लेकर नागालैंड तक प्रतिनिधि उपस्थित थे। लक्षद्वीप से भी, सिक्किम से भी, अंडमान से भी भाग लिए और अपने संगठन के जो तपस्वी कार्यकर्ता, पुराने ज्येष्ठ, सबको सम्मान करके एक श्रेष्ठ परंपरा हमने आगे बढ़ाया। पूजनीय सरसंघचालय जी का मार्गदर्शन मिला। श्रीमान सुरेंद्रन जी का, श्रद्धेय टेंगड़े जी के जीवन के आधार पर अधिष्ठान, कार्यपद्धति, कार्यकर्ता, करणीय काम, वो तो हृदय स्पर्शी भाषण हुआ, वक्तव्य हुआ। प्रस्ताव में आप सबका सहभागिता बहुत अच्छा था, अच्छे स्तर का था। मैं अभिनंदन करता हूं। आज भगवती प्रकाश जी विश्व परिदृश्य में अर्थनीति के बारे में भारत का सोच कैसे हो, इतने गहराई से, लेकिन छोटे छोटे उदाहरणों से हम सबको बताए। वो एक ऋषितुल्य व्यक्ति है भगवती प्रकाश जी, बहुत ज्ञानी है। आज दुनिया में एक बड़ा महान व्यक्ति है, अपने साथ है, अपने पास है, अपना भाग्य है। अब देश विदेश के प्रतिनिधि मंडल ने हमको शुभकामनाएं भेजे। सब लोगों ने बीएमएस पर विश्वास प्रकट किया। यानी एक पद्धति में बीएमएस भारत के राष्ट्रीय जीवन में, सामाजिक जीवन में, मजदूर क्षेत्र के जीवन में सेंट्रल स्टेज पर आ गया है। अब 3 दिन में त्रैवार्षिक सम्मेलन तो 3 साल में एक बार होता है। अगले 3 साल के लिए मात्र नहीं, अगले 30 साल के लिए
खाना आपको मिल गया है। इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद, इतना जानने के बाद फिर से समारोह में कुछ बोलना कोई धर्म नहीं लगता है। लेकिन अपने लोगों ने निश्चय किया, मैं भी पालक संपर्क अधिकारी हूं, मुझे भी कुछ काम बताना चाहिए, अब समारोह तो होना चाहिए। लेकिन म्यूट हो गया है। बागैया जी का अनम्यूट करिए। बागैया जी का म्यूट हो गया है। नहीं आ रही आवाज? म्यूट कर रहे, कोई म्यूट कर रहे आप लोगों ने, कृपया म्यूट नहीं करना। जो सुना है, जो समझ में आया है, उसको समझकर अपने जीवन में आचरण करना बहुत बड़ी चुनौती है अपने सामने। साधारण रीति से मनुष्य का स्वभाव रहता है, जब 3 दिन सम्मेलन में रहते हैं, बहुत बड़े बड़े चिंतन होता है। सत्य है, मनुष्य का मन पवित्र है, निर्मल है, मन में एक स्पंदन होता है, एक भावनाओं की जागृति होती है, अनेक विषय करने की इच्छा शक्ति का निर्माण होता है वातावरण के कारण। और वैसे तो हम तो ध्येय के लिए समर्पित कार्य करता है, लेकिन यहां से जाने के बाद, फिर अपने अपने कार्यक्षेत्र में जाने के बाद हमको एक पद्धति में, कार्यशैली में काम करने की आदत होता है। फिर एक 4-5 दिन में या 1 महीने के बाद, 2 महीने में उसी में रम जाते हैं। नए सिरे से जो सोचने का यहाँ मार्गदर्शन मिला है, वो सब भूल जाते हैं और बोलते हैं भाई ये तो सुनने का है, भाई करना कठिन है, ऐसा लगता है। हम सबको इसमें से बाहर आना चाहिए। अपना लक्ष्य, अपने अधिष्ठान, विचारधारा, संगठन सब ठीक है, और बहुत बड़ा व्याप्ति हो गया है। अब सभी का अपने ऊपर विश्वास क्यों है? एक तो दुनिया की आवश्यकता है, अपने देश की आवश्यकता है, देयर इज नो अदर वे। दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है, हमको करना ही पड़ेगा। परिस्थिति चुनौती देती है, परिस्थिति आवाहन करती है, लेकिन केवल विचारधारा के कारण, केवल लक्ष्य महान होने के कारण आज हमारे ऊपर विश्वास है क्या? ऐसा नहीं। लक्ष्य और विचारधारा के साथ साथ जिन्होंने इसको प्रारंभ किए, माननीय ठेंगड़ी जी ने, उन्होंने अपने जीवन में आचरण करके दिखाया। उनको लोग देखे, उनका जीवन देखे, उनका उठना बैठना रहन सहन देखे, और लोग बोले ये तो विश्वसनीय व्यक्ति है, ये निस्वार्थी है, ये संवेदनशील है, ये करुणामूर्ति है, ये राष्ट्रहित में काम करने वाला है, ये राजनीतिक स्वार्थ व्यक्ति नहीं है, निहित स्वार्थ बिल्कुल नहीं है। कोई मोह इनको इनको नहीं फंसा सकता है। ऐसा जब लोगों को लगा तो विश्वास जगने लगा। इसलिए आज माननीय ठेंगड़ी जी के नाम पर केवल हम जीना संभव नहीं है, माननीय ठेंगड़ी जी के जीवन को से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आचरण लाने के कारण सब कुछ होने वाला है।
इसलिए हमारा सब कार्यकर्ताओं का जो स्वभाव है, जो एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है, वो बदलना चाहिए। जब अपने दृष्टिकोण को, स्वभाव को संगठन के लिए, संगठन के अनुरूप ध्येय के लिए स्वभाव बदलकर काम करने वाला कार्यकर्ताओं का संख्या बढ़ेगी तो सब कुछ होने वाला है। इसलिए ये त्रैवार्षिक सम्मेलन का फलश्रुति यानी क्या है? हमको बदलना है। हम जितने भी 3000 कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं, हम स्वयं को बदलना है। जो भी पूजनीय सरसंघचालय जी का सुने, सुरेंद्रन जी का सुने, सत्यनारायण जी का सुने, भगवती प्रकाश जी का सुने, सब सुने हमने, महिला कार्य का सुने, असंगठित कार्मिकों का सुने, सब सुने। उसके अनुसार अपने स्वभाव को बदलना। अब कार्यकर्ता यानी क्या है? कार्यकर्ता यानी संगठन के लिए, ध्येय के लिए जो जो आवश्यक अपने जीवन में बदल लाना है, हर विषय को बदलने वाला संगठन के केंद्र बनाकर वो कार्यकर्ता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये माननीय ठेंगड़े जी बोले और किए। संगठन के लिए जो आवश्यक नहीं है, हर विषय को अपने जीवन से छोड़ देना, निकाल देना, वो कार्यकर्ता का लक्षण है। इसलिए अपने जीवन में बदलने के लिए शरीर से, मन से, बुद्धि से, हृदय से, प्रामाणिकता से प्रयास करना, इसी का नाम है तप करना। तप करना, तपस्या यानी जंगल में जाना ऐसा नहीं है, जाने वाले जाते संत महात्मा। हमारे जीवन में ये तप करना है। इसलिए ठेंगड़े जी बताते थे, जो लैंटर्न है, अंदर दीप जलता है, बत्ती जलता है, ऊपर एक कांच रहती है, ग्लास, अंदर बत्ती तो ठीक जलता है, लेकिन अगर जो कांचा है, जो ग्लास है, उसके अंदर मैला है तो दीप का प्रकाश ठीक बाहर नहीं आता है। तो माननीय ठेंगड़ी जी बोलते थे, जो कांच ग्लास है वो साफ रहना, शुद्ध रहना, उसको बार बार साफ करते रहना। आजकल तो हमको अभ्यास नहीं है, हम बचपन में करते थे, आप भी किए होंगे। इसलिए यह कांच के बारे में बार बार साफ करना पड़ता है। इसलिए कार्यकर्ता अपने जीवन में अपने मन को बार बार ठीक करना पड़ता है। इसलिए आज हमारे साथ चुनौती है, पूजनीय सरसंघ चालक जी बोले, दशा बदलने के बाद भी दिशा नहीं बदलेगी। तो कार्यकर्ता जिनको लाखों लोग देखते हैं अपने जिला में, अपने यूनियन में, अपने प्रांत में, उस कार्यकर्ता का जो जीवन है वह जीवन संगठन के अनुकूल हो। अब सुरेंद्र जी बताते बताते बोले कि पब्लिसिटी संगठन के लिए चाहिए, मनुष्य के लिए नहीं। आप भी सुने, ठेंगड़े जी के साथ मैं स्वयं सुना हूं। अब ये सुनने के बाद इस विषय में मैं कहाँ हूं, मेरे जीवन कैसा है, हमको सोचना चाहिए। वो कार्यकर्ता है, फिर बदल आएगी। अब गीता ताई जी ने बताई, समन्वय जो सरसंघ चालक जी बताए, सब स्तर पर होना, यानी यूनियन में काम करते समय वहां कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय होना, कार्यकर्ता की टोली और मेंबर्स के बीच में समन्वय होना, और जिला जो भी वो यूनियन है और स्टेट है उनके बीच में समन्वय होना।
अब ये समन्वय होना है, कम्युनिकेशन, संवाद, सहकारिता, परस्पर पूरकता, कॉम्प्लीमेंटरी। इसमें किसी कार्यकर्ता के प्रति, सब कार्यकर्ताओं के प्रति प्रेम, आत्मीयता व्यवहार में दिखाना। अपना आत्मीयता नाटक नहीं है, कृत्रिम नहीं है, सहज है। अगर प्रेम दिखाना, प्रेम का व्यवहार करना है तो हर एक कार्यकर्ता के अंदर सद्गुणों को देखना। हर व्यक्ति में कमियां हैं, भगवान छोड़कर मेरे में भी कमियां हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच में प्रेम अगर रहना है, आत्मीयतापूर्ण व्यवहार रहना है, तो हर एक कार्यकर्ता के अंदर अच्छे गुणों को देखने वाला वो कार्यकर्ता है। कमियों को देखना, पेट में रखना और उन कमियों को उनसे व्यक्तिगत चर्चा करना, या उनसे बड़े आयु से दायित्व में जो बड़े हैं उनसे बोलना, बोलकर भूलना। अब सारे दुनिया में, सारे भारत में परिवार, अनेक संगठन ऐसे सद्गुणों नहीं रहने के कारण, ईर्ष्या के कारण, लूज टॉक के कारण, रंध्रान्वेष के कारण हर जगह समस्या है, अशांति है। अभी दायित्व बदले हैं, दायित्व नहीं आए हैं। बार बार बोले ये पद नहीं है, दायित्व है। पद है लेकिन दायित्व है, और ये दायित्व संगठन ने दिया है। किसी के मन में भी मुझे ये दायित्व चाहिए ऐसा आएगा तो उनको वो दायित्व बिल्कुल नहीं देना चाहिए, यानी अहंकार आएगा। संगठन के हाथ में हम उपकरण हैं, वी आर इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए कभी भी दायित्व के बारे में मोह नहीं। अभी सिन्हा जी ने बताते समय व्यक्ति बदलने से संगठन की नीति नहीं बदलेगी। देखिए कितना सुंदर बोले, वो हृदय से बोले, यही सबका व्यवहार। इसलिए अपने पास ग्रुपिज्म कभी नहीं रहेगा। इसलिए कार्यकर्ता समन्वय, यही मान्यवर गीता जी का उद्देश्य था। यहां भी स्वभाव है, एटीट्यूड है। जहां ऐसे एटीट्यूड वाले कार्यकर्ता है तो वहां आनंद ही आनंद रहता है। देखिए अपने पास जैसे जैसे ऊपर का दायित्व मिलता है, यहां सुख नहीं है, समय नहीं मिलता, परिवार के व्यक्तिगत जीवन के लिए कभी समय नहीं मिलता। इसलिए ठेंगड़ी जी, माननीय ठेंगड़ी जी बताते थे, best you have to suffer so that rest will prosper. Best you have to suffer so that rest will prosper. ये ठेंगड़ी जी बताते थे। अभी अपने पास, इसलिए दायित्व बदलते समय, दायित्व मुक्त करते समय कभी भी अपने कार्यकर्ता के मन में कोई संकोच नहीं होना। पता है सत्यनारायण जी, पता है अपने पास परंपरा है सबके प्रति प्रेम रखने का, श्रद्धा रखने का, सबका शक्ति का सदुपयोग करने का। और ये सब समस्या सहज हल कब होगी? ने संगठन के लिए मैं हूं। ठेंगड़ी जी बताते थे, मैं नहीं तू ही। ये पूजनीय गुरु जी बताए, मैं नहीं तू ही ने मैं संगठन के लिए, मैं विचारधारा के लिए, मैं ध्येय के लिए, मैं राष्ट्र के लिए। दूसरा है तू नहीं मैं, संगठन मेरे लिए, ध्येय मेरे लिए, देश केवल मेरे लिए, ऐसा नहीं है। अब अपने पास महिलाओं के लिए अवसर दिया गया, ऐसे नीता चौबे जी ने कम से कम 8-10 बार बोली है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अवसर देना क्या है? अरे भाई, माता भगिनी अपने घर में माता और पिता दोनों मिलकर पूर्ण है। इसलिए आगे चल के केवल इतने लोग महिलाएं प्रतिनिधि है ऐसा नहीं,
जहां जहां सामर्थ्य है, काम करने की शक्ति है, उमंग है, तैयारी है, समय देते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष का भेद न रखते हुए सब कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना, यही सच्ची भारतीय परंपरा है। कभी कभी माता भगिनी ज्यादा काम करने से वहां के पुरुषों को ईर्ष्या होती है, ये दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने पास नहीं होती है। इसलिए अभी पूरे अपने इस क्रियाकलाप में जितने भी अनाउंसमेंट हुआ है, सेक्टर जो भी इतना बड़ा, ये गहरा समुद्र है भाई, ये बीएमएस तो एक ब्रह्मांड है। अभी भी और कुछ बोलने वाले थे सुरेंद्र जी, उनको समय कम मिला है। ये सब स्कीम के अंदर कार्यकर्ता प्राण है, प्राण शक्ति है। इसलिए कार्यकर्ता के बारे में बोलते अपने लोग मुंह में शक्कर, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, दिल में आग, सर पर बर्फ, यह अपेक्षा है। हमारा सामूहिक नेतृत्व है। अभी सत्यनारायण जी बताया हमने, एक व्यक्ति कभी कुछ नहीं निर्णय करेगा, 7 लोग 8 लोग 10 लोग 11 लोग जो भी है सब मिलकर चर्चा करेंगे, मतभिन्नता हो सकती है, फिर से चर्चा करेंगे, चर्चा करके एक निर्णय पर एक मत से आएंगे, मेजॉरिटी माइनॉरिटी से नहीं। एक मत से आने के बाद सबका निर्णय मेरा निर्णय, ऐसा व्यवहार करेंगे। अगर ऐसा 7 लोग 8 लोग हर स्तर पर 11 लोग जो भी कार्यकर्ता का टीम है, टोली है, अगर मिलकर सामूहिक नेतृत्व खड़ा करना है तो मुंह में शक्कर, इन्हें मीठे से बोलना, मधुरता से बोलना। जब वनवास में हनुमान जाकर राम से मिलता है तो राम लक्ष्मण से बोलता है, ये व्यक्ति इनका बोलना देखो, संस्कृत जन्य, व्याकरण युक्त, अत्यंत मधुर, हृदय को जीतने वाला और शास्त्रबद्ध और अर्थयुक्त, ऐसा राम हनुमान के बारे में बोलते पहले परिचय में। देखिए मुंह में शक्कर यानी क्या है, जीव है, बड़ा विचित्र है। आदमी के जीवन में सब अंग बूढ़े होते हैं, आंख नहीं दिखता है, चर्म ये हो जाता है, कान सुनते बोलते सुनते नहीं, दांत चले जाता है। लेकिन सबसे बड़ा विषय देखिए, जो जीव है ना उसके लिए बुढ़ापा नहीं है। भगवान क्या क्या कमाल किया है। इसलिए खाने में और बोलने में जैसे आयु बढ़ता है नियंत्रण नहीं रहता है, जैसे अनुभव बढ़ता है नियंत्रण नहीं रहता है, जब दायित्व बढ़ता है धीरे धीरे वहां भी नियंत्रण नहीं रहता है। इसलिए चिड़चिड़ापन करते हैं, गुस्से से बोलते हैं, उसके कारण लोग दूर हो जाते हैं। कभी कभी अपने अत्यंत समीप रहने वाले लोग 1-2 साल काम करने के बाद अपने से दूर चले जाते। क्यों? हमारे बात करने के कारण। हम कष्ट करते हैं, समय भी देते, लेकिन बात करना कटु करते हैं नहीं। इसलिए मुंह में शक्कर, अब पैर में चक्कर, चक्कर यानी भ्रमण करना है हमको। भ्रमण करने के लिए इच्छा शक्ति और अभ्यास दोनों चाहिए। स्कूटर है लेकिन चलने के लिए मूड चाहिए, साइकिल है जाने के लिए मूड अभ्यास चाहिए। अब दिल में आग, सर में बर्फ, अनेक लोगों का उल्टा होता है, सर में आग दिल में बर्फ होता है, बड़ा कठिन हो जाता है। अब सर में आग रहे तो हर भर चिड़चिड़ापन, पत्नी को कठिनाई, घर में कठिनाई, यूनियन में कठिनाई, टीम में कठिनाई, ऑल इंडिया टीम में कठिनाई, कुछ भी बोल देता है। अरे भाई जो आग है वो हृदय में रहना चाहिए, ज्वलंत। जो आग है हृदय के अंदर एक ही दीप निरंतर जलना चाहिए। जब ध्येय का दीप निरंतर चलेगा, व्यक्ति इस जन्म में आखिरी क्षण तक काम करेगा, अगले जन्म में भी काम करेगा। और दिमाग के ऊपर बर्फ यानी हर विषय को शांतता से सोचना, शांतता से सुनना। अपने कार्यकर्ता, कभी कभी दूसरा कार्यकर्ता बोलने के लिए आता है, वो बोलने के पहले इन्होंने उसको उत्तर देता है तो वो बोलते बंद कर देता है। वो संगठन खड़ा करना, यूनियन को ठीक चलाना,
स्टेट टीम को चलाना, फेडरेशन को अगर चलाना है तो लोगों को सुनना। ऐसा अगर ये होना है, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, दिल में आग, सर पर बर्फ अगर होना है, हमारे जैसे सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को हर दिन अभ्यास करना पड़ेगा। अपने कोई इष्ट भगवान, कोई गॉड जो भी हो, उनके सामने बैठकर एक 20 दिन, अपनी भारतीय परंपरा में गॉड सर्वांतर्यामी है, अंतर्यामी अपने अंदर है। दिट इज ए लिविंग एंटिटी, ए लिविंग डायनेमिक फोर्स है। उस पर मन लगाना, 20 मिनट एकाग्र चित्त होकर। देखिए मन लगाना कितना कठिन होता है, अभ्यास करिए, मैं भी रोज कर रहा हूं। बाद में 10 मिनट आत्मावलोकन करना, प्रतिदिन कठोरता से मेरा बोलना, मेरा उठना कैसा था। अनेक बार हमको लगता है कि हम टीम को चला रहे करके, नहीं, टीम को चलाना नहीं है, टीम के साथ चलना है, बहुत अंतर है। टीम के साथ मिलकर चलना, यह अपनी पद्धति है। जब ऐसे टीम के साथ मिलकर चलते हैं, माननीय ठिंगड़े जी बार बार बता देते हैं कि ध्येय समर्पित लोग मिलकर जब चलते हैं, 1+1 2 गणित के आधार पर नहीं, लेकिन ध्येय के आधार पर 1+1 11 होता है। 1+1+1 3 है गणित शास्त्र के आधार पर, लेकिन माननीय ठिंगड़े जी बोल देते 1+1+1 3 नहीं, 111 होता है। इसलिए हमको ऐसे तप करना, जहां तपस्या है वहां शब्द के पीछे एक शक्ति होती है। अब वो भारतीय मजदूर संघ बहुत बड़ा हुआ है, व्याप्ति बड़ा हुआ है, अनेक ज्येष्ठ पुराने लोग ऋषि तुल्य अपने पास है, यहाँ अभी सामने बैठे हैं, सारे देश में हैं, लेकिन एक नए नए कार्यकर्ता भी आए हैं। अगर नए कार्यकर्ता सुनना है, समझना है, वो केवल बोलने से नहीं समझते हैं, सुनने से नहीं, देखने से समझते हैं। और जिनकी शब्दों के पीछे वजन है, आप सबको मालूम है, रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में उदाहरण है। किसी एक माता का लड़का बहुत मिठाई खाता था। अब डॉक्टर साहब बोले ऐसे मिठाई खाएगा तो ये मर जाएगा, उसको बंद कराओ। माता जी बहुत प्रयास की, बच्चा सुनता ही नहीं। अब किसी ने बताया एक रामकृष्ण परमहंस है, उनके पास ले जाओ, अगर वो बोले तो सुनेगा। बेचारे लेकर गई, विषय बताई, परमहंस जी पूरा सुने। बोले ठीक है अगले सप्ताह आओ बोले। फिर माता गई, फिर अगले सप्ताह आई, फिर सुने, फिर बोले अगले सप्ताह हो। माता फिर आई तीसरी बार, बोले अगले सप्ताह, फिर चौथे बार आई। तब परमहंस जी ने प्रेम से लड़का को, बच्चे को बोला, बेटा ऐसे मिठाई ज्यादा नहीं खाना, बंद करो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। गया, वो बेटा बंद कर दिया। अब माता का तो समस्या हल हो गई। लेकिन जो शिष्य थे वो लोग पूछे, स्वामी बिचारी वो माँ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार क्यों बोला आपने? तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले, अरे भाई जब वो बच्चे यहाँ आया था, समस्या थी, उसके पहले मुझे भी मिठाई खाने की आदत थी, तो वो सुनने के बाद मैं बंद कर दिया, लेकिन मन में इच्छा हो रही थी, इसलिए दूसरी बार तीसरी बार जब माता आई थी, मेरे मन के अंदर इच्छा को भी मैं खत्म किया, तब मैं बोला, तो मेरे शब्द का, वचन का वजन होता है। इसलिए आज ऐसे तपस्वी कार्यकर्ता यूनियन स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रांत स्टेट स्तर पर, राज्य स्तर पर, हम सबको स्वयं को निर्माण होना चाहिए, फिर ऑटोमेटिकली परंपरा चलेगी। अब आप लोगों ने प्रस्ताव करते समय जीडीपी, सकल घरेलू उत्पादन, ये पश्चिम की अवधारणा, मुझे तो ये 2-3 दिन से इतना अच्छा लग रहा था कि सारे विश्व की मानव की परिकल्पना, विश्व में शांति निर्माण करने की परिकल्पना सब आपके पास है, मजदूर संघ के पास, ठिंगड़े जी के कारण। वैसे तो ये भारतीय परंपरा है, अच्छा लगा।
और जैसे 3 पुस्तक आए हैं, प्रारंभ में महामंत्री के रिपोर्ट में भी कितने अच्छी तरह से बताए हमारे ब्रजेश जी ने। अब मुझे लगा तो ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी थर्ड वे पुस्तक पढ़ा हूँ थोड़ा थोड़ा। माननीय ठेंगड़ी से एक 40 साल का सानिध्य उनका मिला हमको, 40-45 साल का। ये तो अपनी जीवन की मूल दृष्टि है और मूल चिंतन है। विश्व में ब्रह्मांड सब कुछ बोले आप लोगों ने, मैं तो सुना हूं अभी तक 3 दिन से। अब प्रश्न है, आज उस मूल चिंतन के आधार पर जीने वाला समाज कहां है? हम भी एक बार दिन दो बार अच्छे पढ़ लिए तो अच्छे भाषण देने वाले बहुत लोग अपने पास है, लिखने वाले भी है। कारण हमारा फिलॉसफी नहीं है, हमारा दर्शन है। दर्शन यानी अनुभूति करना, साक्षात्कार करना। इसलिए अपने देश के अंदर उस एकात्मता का, मनुष्य के अंदर जो एक दैवी तत्व है, गॉडली डिवाइन पावर है, उसी तत्व चराचर सृष्टि में, पेड़ पौधे में, जंगल में, पानी में, नदी में, सब जगह है। उसको साक्षात्कार करना, एकात्मता का दर्शन मानव को करना है। जब एकात्मता का दर्शन करेगा तो ईर्ष्या नहीं रहेगी, बिकॉज देयर इज वननेस। मेरे अंदर जो है वही ऑटो ड्राइवर के अंदर है। रक्त मांस तो अलग है, वो मरने वाला है। मेरे अंदर जो है वही हमारे घर में स्कैवेंजर काम करने वाले के भाई के मन में है। मेरे जीवन के अंदर जो तत्व है, जो गॉडली डिवाइन पावर है, वही सफाई कर्मचारी के अंदर भी है। लेकिन ऐसा मेरा व्यवहार होता है क्या? मैं संघ की योजना से अमेरिका भेजने के लिए जाते रहता हूं। अमेरिका में बोस्टन में एक थोरो रहते थे, एक दार्शनिक थे, नहीं है, वहां देखने के लिए गया मैं। वहां लिखा हुआ है प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, कामनाओं को नहीं। द नेचर विल फुलफिल द नीड्स ऑफ द मेन एंड वीमेन बट नॉट द डिजायर्स। अगर कोई व्यक्ति और व्यक्ति समूह, समाज प्रकृति का शोषण करना चाहता है, प्रकृति उस समाज को समूल नष्ट करता है। आज हमने वायरस देख रहे हैं। द इंडिविजुअल और द सोसाइटी which wants to destroy the exploit the nature will wipe out them। और उन्होंने वहां लिखा है, ये सब मैंने भारत के उपनिषदों से सीखा हूं। कला प्रस्तावना में यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिना अधिकन्योपि मन्यसी सस्तेनो दंडमर्हति बोले। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पहले मैं 1970 में मैं मुख्य शिक्षक था। हमारे शाखा में गुरु दक्षिणा बौद्धिक देने के लिए माननीय ठेंगड़ी जी आए थे हैदराबाद में। वहां उस दिन मैं ये श्लोक सुना, बाद में ठेंगड़ी जी को पूछा, पूरा अर्थ बताया उन्होंने। व्यक्ति जीने के लिए जितने आवश्यक है उतना ही खाना, खाने के लिए नहीं जीना। मान संरक्षण के लिए जितने कपड़े है उतने ही कपड़े का उपयोग करना। अच्छी तरह से जीने के लिए जितना घर है उतना ही घर बनाना। ऐसे सभी विषय उसमें है। अब अपने पास संगठित क्षेत्र में काम करने वाले, जो ये कोयला में है, जो स्टील फैक्ट्री में है, ऐसे अनेक लोग हैं। आप सब कार्यकर्ता, मैं आपको प्रणाम करता हूं, जिनको थोड़ा अच्छा तनख्वाह मिलता है। मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा हूं। इसमें कार्यकर्ता और सदस्य, बीएमएस के जो सदस्य है, इनके जीवन में उपभोग के दास नहीं बनने का, कंज्यूमरिज्म की बलि की बकरी नहीं होने का, ऐसे जीवन की रचना हो रहा है कि नहीं, ये हमको करना है। ये सामाजिक परिवर्तन है। यूनियन जीतना हारना एक अलग विषय है, जीतिए, अवश्य जीतिए आप लोग। इसलिए अपने जीवन में घर कैसे बनाते हैं? जब पैसे रहता है, जब पैसे नहीं है, असंगठित कार्मिक है, खाने के लिए ठीक नहीं है, तो वो एक अलग समस्या है। कल सुरेंद्र जी बता रहे थे ना, मुझे भी मन से बहुत दुख आ रहा था। मैं भी देखा हूं, कलकत्ता के अंदर मैं देखा हूं, हैदराबाद में भी मैं देखा हूं, उड़ीसा के अंदर मैं देखा हूं, ऐसी गरीबी रहती है।
और गरीबी कैसे मैं जीवन में अनुभव किया हूं बचपन में। इसलिए जब जिन जिन अपने सदस्यों के पास अच्छी पैसी रहती है वो घर कैसे बनाते हैं, बेटा बेटी का शादी कैसे करते हैं। मैं अपने एक स्वयंसेवक के घर में गया था, ऑटो ड्राइवर का बेटा है, उनको 14 पैंट है। ताटेपल्लीगुड़े में गया था आंध्र प्रदेश में, और उनके माता जी मुझे दिखाई, वो तो ऑटो ड्राइवर है, मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ, 32 साड़ियां उनके पास है। मैं बोला माता जी इतने कैसे, मुझे देखकर हंसी, ये कोई फालतू आदमी आया करके। आज उपभोग के लिए जितना साधन हमने करते हैं, इतने उल्टा सुल्टा खर्च करते हैं समाज के अंदर। मुंह बोलता है वो अलग विषय है। फिर अपने जीवन के अंदर अपने घर में जो बर्तन मांजने वाली माँ आती है, उनके साथ हमारे व्यवहार कैसे रहती है। अपने घर में शौचालय को साफ करने वाला स्कैवेंजर रहता है, उनके प्रति हमारा कैसे रहती है। अपने घर में कपड़े धोने के लिए धोबी आता है, अपने नाई रहता है, अपने अगर खेती है तो खेती में काम करने वाला मजदूर रहता है, अनेक जिला केंद्रों में चप्पल सीकर देने वाला जो चमार हमारे बंधु है वो भी रहता है। इन सबके साथ हमारे कार्यकर्ताओं का व्यवहार कैसे रहता है अंतर्मन से। अभी हमारे कलकत्ता कार्यालय में जो स्कैवेंजर का काम करता है, वो स्कैवेंजर था पहले, अभी भी है, लेकिन बाद में स्वयंसेवक बनी। आज भी अपने पूरे स्कैवेंजर का काम करता है, मुझे भोजन परसता है, हमारे साथ बैठकर भोजन करता है। ये तो कार्यालय है, लेकिन घरों में कैसे है, अपने कार्यकर्ता का, अपने सदस्य का व्यवहार कैसा है, अपने सदस्य का, मेंबर्स का, उनके पत्नी का व्यवहार कैसा है, बेटा बेटी का व्यवहार कैसा है। इसलिए उपभोग पर नियंत्रण करने के मॉडल हमने निर्माण करना चाहिए। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एक गांव का उदाहरण बताते हैं कि गांव में एक 150 परिवार थे। उस जमाने में यज्ञ भी करते थे, अच्छे झोपड़ी टाइप थे, बड़े बड़े बंगला नहीं थे। तो एक घर में यज्ञ करते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं, सब लोग यज्ञ में प्रसाद लेकर जाते हैं। तो यज्ञ की साफ करने के पहले जो पान खिला, पान खाते हैं ना, वो माता जी पान खा रही थी, इतने एक कुत्ता है। कुत्ता अगर एकदम यज्ञ कुंड में घुसने वाली थी तो उसको आवाज देकर हटाना था, तो मुंह में वो पान है, इसलिए क्या करना, तो माँ वो यज्ञ कुंड में थूकी, बोलकर हट हट बोली तो कुत्ता भाग गई। अब तो नहीं करना है, लेकिन हो गया, क्या करे। बाद में यज्ञ कुंड को पूरा साफ कर रही थी उन्होंने, तो साफ करते समय उसमें से एक सोने का आभरण मिला। उनको आश्चर्य लगा, फिर बाद में पति को दिखाई। अरे पति बोले कैसे आ गए, तो आ गया है। बोले रे हमने थूके ना, उसके कारण आ गया होगा। दूसरे दिन यज्ञ किए, किसी को नहीं बुलाए, यज्ञ हो गया, पूर्णाहुति हो गई, प्रसाद हो गया, साफ करने के पहले फिर थूकी उन्होंने। फिर दूसरे दिन भी उनको आभरण मिला सोने का। अब उनको अभ्यास हो गया, फिर हर दिन यज्ञ करना, ऐसे थूकना अभ्यास हो गया। अब धीरे धीरे उनके घर के अंदर पैसे बढ़ने लगे। फिर इधर उधर के लोगों का, अब माताएं बोलते हैं ना, तो रहस्य नहीं रहता करके बोलते, मुझे नहीं मालूम है, आप लोग को मालूम है, माता भगनी है यहाँ। तो फिर धीरे धीरे दूसरे घर में भी ऐसे करते हैं, ऐसे उस गांव के सब घरों में ऐसे प्रयास करते हैं और सबका आर्थिक स्थिति बढ़ जाता है, लेकिन ये घर बचता है। तो पति पत्नी बोलते हैं हम ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। अब वो पति तो दृढ़ रहता है, लेकिन पत्नी के लिए बाकी माताएं आकर हर दिन उसका दिमाग खराब करते रहते। पत्नी भी दृढ़ रहती है, वो माँ, वो बहन बहुत दृढ़ है। अब ऐसे अनेक 1-2-3 मास होने के बाद इनकी सबकी जो आक्रमण होता है उनके मन पर, तो पत्नी बोलती है देखो है तो यज्ञ करें हम, नहीं तो इस गांव से चले जाए। तो पति समझाते हैं नहीं, हम गए तो कैसा, कोई ना कोई नियम का पालन करना चाहिए। फिर अंत में थककर पत्नी और पति दोनों ने उस गांव छोड़ने के लिए निर्णय करते हैं। गांव के लोगों को बताते हैं, फिर धीरे थोड़ा सामान लेकर अपने जितने भी ले सकते हैं वो गांव से चले जाते हैं। जाते समय अपने गांव की सीमा पार करके जब पैर रखते आगे,
तो पीछे मुड़कर गांव को देखने के लिए पीछे दोनों पति पत्नी मुड़ते हैं। जैसे मुड़कर देखते हैं तो गांव पूरा जल जाता है। एकदम पत्नी बहुत रोती है, लेकिन पति समझाता है, देखो मैं पहले से आपको बता रहा था, हमको छोड़ना नहीं चाहिए। कम से कम हमने नियमों का पालन करते जीते हुए रहने के कारण हमारे गांव के अंदर सब लोगों ने दुष्टता से कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना था। उनकी संरक्षण थी। हम भी छोड़कर गए तो गांव जल गई। एक एक विषय बताते हैं। इसलिए कल एक इफेक्टिव माइनॉरिटी का शब्द आया है सुरेंद्र जी के बौद्धिक में, ठेंगड़े जी बोलते थे, ऐसे नियति में नीति से, ऐसे जीवन में जीवन मूल्यों के आधार पर जीने वाले की संख्या कम ही रहती है, लेकिन इट विल बिकम इफेक्टिव माइनॉरिटी। अल्पसंख्यक एक संगठित शक्ति होने के कारण इनकी तपस्या के जीवन मूल्यों के आधार पर समाज में आप लोग जो सोच रहे हैं, या मैं भी जिसके लिए जीवन समर्पित किया हूं, या अनेक ऋषि परंपरा सभी लोगों ने हजारों साल से किया है, मानव जीवन की सृष्टि की एक जीवन का रहस्य है। हमको एकात्मता को जीवन में साक्षात्कार करना संभव होगी। ऐसा परिवर्तन लाने के लिए भारतीय मजदूर संघ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है, और उसके उपकरण हम सब लोग हैं। ऐसे जीने वाला अपने स्वयं के जीवन में, परिवार के जीवन में, अपने पूरे यूनियन के जीवन में जीने वालों की संख्या बढ़ाना, यही हमारे माननीय ठेंगड़ी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि शत जयंती में है। अब हमने आखिरी विषय बोलकर मैं पूरा करता हूं कि कुल मिलाकर असंगठित कार्मिकों का न्याय, सुरक्षा, वेज प्रोटेक्शन, ये सब मिलना, और उसके लिए आज ईएसआई बाकी सब लोगों ने केंद्र सरकार किया है, हमने अभिनंदन किया है। इसके लिए केवल सरकार का दायित्व नहीं, ये अपने भारतीय मजदूर संघ ट्रेड यूनियन का भी दायित्व है, हमने स्वीकार किया है। इसलिए हमको संवाद करना और संघर्ष करना है, यह अवश्य करना। अब अनेक राज्यों में अपने ही जैसे संघ के स्वयंसेवक, ये आपके जैसे बीएमएस के संबंध रखने वाले कुछ स्वयंसेवक लोगों ने, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, अनेक स्थान में है, गवर्नर है, तो हमने सुना है हर एक सरकार स्वतंत्रता आने के बाद हमारे सरकार है, इस सरकार में हमको पहचानने वाले लोग हैं, तो संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं। जब असंगठित कार्मिकों का मिनिमम वेज हर एक व्यक्ति के लिए सरकार ने दिया है, हमने उसको प्रशंसा किया है, स्वागत किया है, लेकिन कुछ मुद्दों पर हमारे मतभिन्नता है, उनके लिए हमको संघर्ष करना ही पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा। इसमें मतभिन्नता है, परसेप्शनल चेंज भी है, और दूसरा हमारा मजदूर, कर्मचारी, एम्प्लॉई, असंगठित श्रमिक लोगों के हित में, उनके सुरक्षा में जो आवश्यक है, उस आवश्यक विषयों को हमने अवश्य संगठित होकर संघर्ष कर विजय पाना ही चाहिए। पहले तो संघर्ष तो करेंगे हमने, लेकिन संघर्ष करते समय हमारी दृष्टि कैसे रहना चाहिए। ये लोग हमारे शत्रु है, जैसे पाकिस्तान भारत के बीच में संघर्ष है, युद्ध है, ऐसा नहीं। जैसे चाइना के भारत के बीच में, ऐसा बिल्कुल हमारी मनस्थिति नहीं रहना चाहिए। क्यों, सरकार में बैठे लोग भी अपने ही लोग हैं, हमको पहचाने के लोग हैं, और जिन्होंने 40-50 साल से एकात्म मानव दर्शन के बारे में सुने, बोले, और माननीय ठेंगड़ी से सुने, चर्चा किए, मिलकर काम किए, कंधे से कंधे मिलाकर उनसे। अब यही लोगों ने 370 जो कश्मीर की समस्या हल, हमारे 70 साल से हमारे हृदय आग जल रहा था, कितने बार रो रहे थे हमने, कितने प्रचार कष्ट कर रहे थे हमने, उसको हल किया यही लोगों ने। चाइना आक्रमण किया तो भारत की पुरुषार्थ दिखाकर चाइना के विस्तारवाद को रोकने का प्रयास यही लोगों ने किया है। सारे दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा, यही सुरक्षा यही लोगों ने की है। 500 साल से अयोध्या के अंदर राष्ट्र के राष्ट्र पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम के उसमें इन्होंने हल किए हैं। इसलिए यही लोगों ने किए, और यही लोगों ने आर्थिक विषयों के बारे में परसेप्शनल चेंज के कारण, कुछ मर्यादाओं के कारण, उनके एडवाइजर्स में अनेक लोग
भारतीय चिंतन के विरोध रखने वाले होने के कारण, न समझ वाले होने के कारण, या केप्ट इंटेलेक्चुअल्स होने के कारण, और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी कुछ लोग कैसे भी इस राष्ट्रभक्त लोगों को कष्ट देने के दृष्टि के होने के कारण, और कुछ समय के मर्यादा के कारण जिस पद्धति में हम सोच रहे उस पद्धति में ये लोग नहीं सोच सक रहे हैं आज। इसलिए जहां जहां मतभिन्नता है उनके पास बारे में संघर्ष करना, संवाद करना, लेकिन शत्रुता के नाम पर नहीं, और करते समय किसी व्यक्ति को ये देशद्रोही है ऐसा बोलना हमारी पद्धति नहीं है, और उग्र बोलना हमारी पद्धति नहीं है। प्रखर बोलना अलग है, उग्र नहीं बोलना, प्रखर बोलना, पक्का बोलना चाहिए। इसलिए सोचना भी नहीं, ऐसा बोलना भी नहीं। और प्रत्यक्ष अनेक विषय हमको राज्यों में करना है। हम दुर्भाग्य से राज्यों में संघर्ष कम करते हैं और हर विषय केंद्र के ऊपर डालने का प्रयास करते हैं। हम राज्य में भी करें और केंद्र में भी करें, लेकिन हमने रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन जो शब्द है उसको जानते हुए, ध्यान में रखते हुए, अनेक आईएएस ऑफिसर का व्यवहार ठीक नहीं रहता। अभी कृषि मंत्रालय में एक मीटिंग था दिसंबर 18 को, मैं भी था, ऑफिशियली मुझे बुलाया उन्होंने। तो जैविक कृषि के बारे में चर्चा हो रहा था। जो आईएएस ऑफिसर है जिनको वो लोग तुरंत नहीं निकाल सकते, केंद्र मंत्री थे, कृषि मंत्री, तो उन्होंने उल्टा सुल्टा बोलना शुरू किए। 5 मिनट सुना मैंने, मैं खड़े होकर बोला, आप क्या बोल रहे हो, हमको क्यों बुलाया यहाँ, तो हमको आने की जरूरत ही नहीं है यहाँ। तो जब मैंने 5-6 मिनट अपने पद्धति में बोला, तुरंत वो बैठ गए उन्होंने। फिर जैविक कृषि के आधार पर नॉन केमिकल फार्मिंग का जो निर्णय था, निर्णय हो गया था। अब वो बैठा है वहां, मैं मिला उनसे। और ऐसे लोग, कुछ लोग बैठे हैं। तो इन सबके कारण मैं सरकार की तरफ से वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे संघर्ष की जो भूमिका है, दृष्टि है, स्वभाव के बारे में आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। अब इसलिए आज अपने ऊपर विश्वास बढ़ गया है तो दायित्व बढ़ गया है। इसलिए जब दायित्व बढ़ता है, नाम बढ़ता है। जब नाम बढ़ता है, अहंकार आता है और अति आत्मविश्वास भी आता है। जो बड़े बड़े लोग बैठे, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, जो प्रांतों में है, जो जिला में है, जो फेडरेशन में है, जो यूनियन में है। और दूसरा, कुछ लोग नए आए हैं, दूसरी परंपरा से आए हैं। ट्रेड यूनियन करते ही दे ट्रू ट्रेड विथ यूनियंस है, यानी मजदूरों से पैसे वसूल करके अपने पूरा जीवन जीना, जीवन चलाना, ऐसे ही ट्रेड यूनियन की परंपरा है। कुछ राज्यों में है, देख रहे आप लोगों ने। इसलिए अहंकार भी नहीं, अति आत्मविश्वास भी नहीं, और कॉन्फिडेंस नहीं, शांतता से लेकिन विनम्रता से सबको साथ लेकर, भारतीय मजदूर संघ के अंदर यूनियन, फेडरेशन, जिला, प्रांत, सबको साथ लेकर, भारतीय मजदूर संघ के द्वारा सभी अन्य मजदूर संगठनों को साथ लेकर, विश्व के अंदर अनेक अच्छे सोचने वालों को साथ लेकर, परिश्रम करते हुए, सामूहिक नेतृत्व को ठीक खड़ा करते हुए, और श्रम ही भगवान है, श्रम इज गॉड, हमने सुना है, अनुभव किया है। हम आगे बढ़े तो उसके कारण अपना जीवन सार्थक होगी और आखिरी श्रमिक को न्याय सम्मान मिलेगा और संपूर्ण राष्ट्र सुख, शांति, वैभव संपन्न होगी। ऐसे सुख, शांति, शक्ति संपन्न, वैभव संपन्न अपने राष्ट्र के आधार पर सारे मानव जीवन को शांति दिलाने का दायित्व भगवान ने हमको दिया है। ऐसे संकल्प और ऐसे व्यवहार करते हम आगे बढ़े। ऐसे आगे बढ़ने के कारण हम लक्ष्य के ओर धीरे धीरे पहुंचेंगे, ऐसा हम सब सोचे, आगे बढ़े। इतना ही आपसे निवेदन करते हुए मेरे वचन को विराम देता हूं। आप सबको धन्यवाद।